सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं यानी कि जो आज का सेशन है, बायोलॉजी में हम पढ़ ही रहे थे कि किस तरीके से उत्पत्ति हुई है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम पढ़ रहे थे। तो जो लास्ट सेशन था हमारा, यानी कि लास्ट वीडियो था, वो हमारा कोइसरवेट्स से संबंधित था कि कोइसरवेट्स किस तरीके से बने और किस तरीके से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके बाद धीरे धीरे बायोलॉजिकल सिस्टम उनमें डेवलप होना शुरू हो गया। बात कर रहे हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा है तो उससे रिगार्डिंग कुछ परिवर्तन भी होते चले गए, यानी कि फिर बात आते चली गई कि जैव का विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि जीवों में विकास किस तरीके से होता चला गया। देखिए इसमें क्या है कि जो अगर जैसे धीरे धीरे विकास का जो क्रम बढ़ता रहा, वैसा तो था नहीं कि ये प्रक्रिया एकदम से शुरू हो गई और एकदम से आज वाली फॉर्म में हम आ गए। ये बहुत स्लोली चलने वाली प्रोसेस थी, यानी कि क्रमिक तरीके से इसमें विकास हुआ, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट के बाद ही ये यहाँ पर स्थिति दिखाई दी जैसी कि आज वर्तमान में है। और हम जानते हैं कि जो विकास है वो निरंतर चलता जा रहा है, कंटिन्यूटी में है। तो भविष्य को लेके कुछ प्रेडिक्शन भी होते हैं कि भविष्य का मानव कैसा होगा, तो इस तरीके के कुछ प्रेडिक्शन उन्हीं डेवलपमेंट सीक्वेंसेस को या कंटिन्यूटी को देखकर प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, जैसे जीव का जो विकास हुआ, तो विकास के क्रम में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उन चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसी क्रम में जो हम आज बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे लैमार्किज्म की, यानी कि जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क की, जिन्होंने लैमार्कवाद दिया या एक सिद्धांत दिया जिसे लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। तो लैमार्कवाद यानी कि लैमार्क का पूरा क्या नाम था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, अब देखिए ये जो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क थे, इन्होंने सिद्धांत दिया जो वही लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये कहा कि जो भी जीव है, कोई भी जीव है, उस पर सीधा साधा प्रभाव पड़ता है उसके वातावरण का, यानी कि इन्वायरमेंट का। जैसा इन्वायरमेंट होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका रहन सहन वैसा ही हो जाएगा, उसका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा और उसकी शारीरिक संरचना भी उसी तरीके की हो जाएगी। जैसे हम कुछ अंतर कर सकते हैं, जो जैसे साइबेरियन टाइगर को ले लीजिए या इधर बंगाल टाइगर को ले लीजिए या पोलर बियर को ले लीजिए और अदर बियर को आप ले लीजिए, तो एक कुछ डिफरेंसेस हैं तो दिखाई देते हैं कि हाँ, जो जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है वो उसी तरीके के कुछ एडेप्टिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, यानी कि उसी तरीके के वो बिहेवियर करना शुरू कर देता है। तो लैमार्क ने जब ये विचार दिए, तो लैमार्क के इन विचारों को ये कहा गया कि जब भी कोई जीव अपने वातावरण के जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं और उन लगातार परिवर्तनों के अनुकूल वो अपने आप को बनाता है और उन अनुकूल बनाए रखने के लिए, यानी कि अपने आप को उसके लिए एक अडेप्टिव बिहेवियर शो करने के लिए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उसके बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट नहीं कर पाते और कुछ टाइम बाद डीजेनरेट हो जाते हैं। यही चीज होती है ऑर्गन्स के साथ कि जो जैसा इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के साथ कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो लगातार फंक्शनिंग में रहते हैं और जिनका विकास होता चला जाता है, और कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शनिंग में नहीं रह पाते या प्रयोग में नहीं रह पाते, उनका कोई यूज नहीं हो पाता, तो वो धीरे धीरे करके डीजेनरेट हो जाते हैं और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में मिलते हैं। जैसे अपेंडिक्स एक एग्जांपल उसका ले सकते हैं। अपेंडिक्स हम जानते हैं उनमें मिलती है जो कि शाकाहारी होते हैं। मनुष्य में अपेंडिक्स मिलती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पूर्वज ऐसे रहे होंगे जो शाकाहारी थे और उसके सेलुलोज के पाचन का काम होता है अपेंडिक्स का। बात को आगे बढ़ाएं कि उन्होंने ये कहा कि जो भी लक्षण ऐसे होते हैं जो वातावरण से उसके द्वारा ले लिए जाते हैं, कुछ ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, जो ऑर्गन उसके अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेशन करते हैं वो तो अपनी एक्सिस्टेंस बनाए रखते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो उस बदलते पर्यावरण के साथ फंक्शनिंग नहीं करते हैं या उनका कोई यूज नहीं रह जाता है। तो ऐसे ऑर्गन क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद डिसयूज हो जाते हैं और एक वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में रह जाते हैं।
तो लेमार्क के जो ये विचार थे एक बुक में छपे थे जिसका नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजी। इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था फिलोसॉफिक जूलॉजी किसकी बुक है, ठीक है ना। ये लेमार्क के विचार किस बुक में छपे थे, तो इस तरीके से वो कुछ प्रश्न है। तो फिलोसॉफिक जूलॉजी में इसके विचार छपे थे। और जो लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था, ये लेमार्क की जो एक थियरी थी कि जो लक्षण जो ऑर्गन यूज होते हैं, यूज और डिसयूज ऑर्गन्स का एक थियरी उन्होंने दी थी। तो उस थियरी को नाम दिया गया था थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क ने जो भी विचार रखे उनमें मेन चीज यही थी कि जो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता चला जाता है, उस बदलते पर्यावरण के अनुरूप जीव अपने आप को बदलने लगते हैं। सम ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड, यानी कि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डीजेनरेट होते हैं या जिनका कोई यूज नहीं होता है तो खत्म हो जाते हैं या एक वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में रह जाते हैं। इसके बाद जब ये थियोरी का एक्सप्लेनेशन किया गया तो उसको समझाने के लिए उन्होंने इन 4 पॉइंट्स का यूज किया। पहला पॉइंट था डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सेकेंड पॉइंट था टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन साइज, थर्ड वन इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, लास्ट वन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहला यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण का सीधा प्रभाव। जब टॉपिक की शुरुआत हुई तभी कहा कि लेमार्क ने ये कहा कि जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी इन्वायरमेंट का किसी भी जीव के रहने सहने, उसके व्यवहार और उसके तरीके या शारीरिक संरचना पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज को उन्होंने इस बिंदु के तहत समझाया। अगली चीज, जब लेमार्क ये बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि वातावरण में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और उन बदलते परिवर्तनों की वजह से जीव अपनी संरचना में यानी कि अपने स्ट्रक्चर में भी चेंज करते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट था कि टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, यानी कि जो बढ़ने की प्रवृत्ति होती है जीव में, उसके बारे में। जीवों में कुछ एक तरीके के आंतरिक बल होते हैं जो ये काम करते हैं, जिसकी वजह से जीवों के अंगों का या उसके शरीर में एक स्वाभाविक रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो इस डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करती हैं। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में एक टेंडेंसी है कि वो अपने साइज को बढ़ाता है, वो अपने ऑर्गन को बढ़ाता है और उसकी संरचना में परिवर्तन होता चला जाता है। और ये परिवर्तन क्यों होता है? ये परिवर्तन होता है कि उसके कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो उसे पुल अप करते हैं या पुशअप करते हैं, जो ऑर्गन्स के साइज को बढ़ाने में या उसके बॉडी स्ट्रक्चर को बढ़ाने में। जैसे आप कंपेयर कर ही सकते हैं, अगर 0 to 1 मंथ के आप बच्चे को देखेंगे तो उसमें साइज में चेंजेस आ जाते हैं। आप 1 ईयर to 5 ईयर के बच्चे को देखेंगे तो उसके साइज में और ऑर्गन्स में चेंजेस आ जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ऑर्गन्स चूंकि इंटरनली इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं तो उसकी जो डाइजेशन होता है वो भी वीक होता है, तो उसे लाइट फूड दिया जाता है या स्टार्टिंगली उसे फीडिंग ही कराई जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाता है, इन्वायरमेंट के साथ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके साथ ही खाना पीना और बाकी चीजों में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। तीसरा उन्होंने कहा कि इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव। उन्होंने ये कहा कि जब कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसकी वजह से सारे अंग बराबर उपयोग में नहीं रह पाते हैं, तो जिस वजह से जो अंग उपयोग में, जो ऑर्गन यूजफुल नहीं रह पाते हैं, वो ऑर्गन कुछ टाइम के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई यूज नहीं रहता। तो जिस वजह से वो एक अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में ही शरीर के अंदर रह जाते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारी आंख के साइड में जो रेड पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, जिसे निमेशक पटल कहते हैं, वो क्या होता है, एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स का एग्जांपल लिया, ये भी एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, तो इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जिन ऑर्गन्स का यूज नहीं होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में रहते हैं और धीरे 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 करके वो डिसअपियर भी हो जाते हैं, यानी कि वो दिखाई भी नहीं देते हैं। और लेकिन वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है, जब वो दिखाई नहीं देते हैं तो ये एक उन्होंने कहा कि यूज और डिसयूज ऑर्गन्स का इफेक्ट आता है जब उन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया।
अगली बात जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरी थ्योरी को बेस्ड हमें पढ़ना है, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कहने का मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशावृद्धि। यहाँ पर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि हमने यहाँ कहा कि कुछ ऑर्गन ऐसे हैं कि जिनका यूज नहीं होता और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं कि एक तरीके के अवशेषी अंग रह जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट वन उन्होंने ये कहा कि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से यूज कंटिन्यूटी में होते रहते हैं। तो जब इनका कंटिन्यूटी में यूज होता रहता है तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज को इस तरीके से, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के पॉइंट से समझाना चाहा। उन्होंने कहा कि जब ये कुछ कैरेक्टर एक्वायर्ड हो जाते हैं, ले लिए जाते हैं, तो ये कैरेक्टर धीरे 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 करके इनहेरिटेंस कैरेक्टर में चेंज हो जाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वो कैरेक्टर पहुंचते जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो ये चौथा इनके सिद्धांत का बिंदु था वो ये था। अब इसके बाद क्या हुआ कि लेमार्क को अपने सिद्धांत को स्पष्ट करना था, तो लेमार्क ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया जिराफ के उदाहरण से। ठीक है, अब जिराफ के उदाहरण से लेमार्क ने ये कहा कि जो अफ्रीका के रेगिस्तान में जो जिराफ पाए जाते थे, उनके साइज को लेकर उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि अब हम देखते हैं कि जो जिराफ है ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खा लेता है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर पत्तियां होती हैं ये उनको खा लेता है, गर्दन उचकाता है और वहां पर क्या होता है, पत्ती को पेड़ से खा लेता है। लेकिन शुरू से ही जो जिराफ है इस तरीके का नहीं रहा। एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्टिंग जो लेमार्क है उनके अकॉर्डिंग शुरुआती जो जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले थे, जैसे कि घोड़े या इस तरीके के जो जंतु दिखाई देते हैं कि छोटी गर्दन वाले थे। क्योंकि जब अफ्रीका के रेगिस्तान की बात करें, उस समय का एनवायरनमेंट ऐसा था कि जो आज की तरीके से ड्राई नहीं था। तो वहां पर क्या थी, बहुत मॉइस्चर थी, जिस वजह से जमीन पर घास थी। तो जंतुओं को इजीली वहां पर घास अवेलेबल हो जाती थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, पर्यावरण में, वातावरण में परिवर्तन होता चला गया और जिस वजह से जमीन की जो घास है वो सूख गई। अब जीवन यापन तो करना ही था, पेट भरना ही था। तो जंतुओं ने क्या काम किया, जो जिराफ का उदाहरण उन्होंने लिया है, जिराफ ने क्या काम किया कि पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। अब जब वो पेड़ की पत्तियां खाते थे तो उन्होंने, अब ऐसे कोई भी चीज अगर आप ऊंचाई से उठाएंगे तो आपको अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर एक खिंचाव देना पड़ेगा। तो यही जिराफ के साथ हो रहा था। जब उन्होंने अपनी ऊंचे पेड़ की पत्तियों को तोड़ने की कोशिश की तो उसे अपनी गर्दन को उचकाना पड़ा और साथ ही आगे वाले पैरों को उसको उचकाना पड़ा। तो ये प्रक्रिया क्या रही, लगातार जारी रही और वर्षों वर्ष तक जारी रही। धीरे धीरे करके उसकी जो नेक्स्ट जेनरेशन आती थी वो अपने जो पूर्वज रहे थे उनसे बड़ी गर्दन वाली जेनरेशन थी और आगे के टांगों की लंबाई भी उनसे ज्यादा थी। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर क्या हुई, जिस वजह से उन्होंने कहा कि जो ये कैरेक्टर थे जिराफ के वो क्या होते चले गए, इनहेरिट होते चले गए। दूसरा उदाहरण उन्होंने जो लिया था वो लिया था सांप का, यानी कि सर्प का, स्नेक का। स्नेक के बारे में भी उन्होंने कहा, हालांकि उनका जो जिराफ वाला एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो स्नेक के एग्जाम्पल को भी एक बार देख लेते हैं। स्नेक के एग्जाम्पल में उन्होंने ये कहा कि शुरुआती जो जैसे हमने कहा कि जो डिसयूज होता है, ऑर्गन यूज में नहीं आते हैं तो धीरे धीरे करके वो डिसअपियर हो जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने स्नेक के माध्यम से समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि सांपों का एक नेचर होता है, वो कहाँ रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, बिलों में रहते हैं और उनमें उनका शरीर चौड़ा भी होता है। टांगे ऐसी होती हैं कि जब वो बिलों में जाते थे, उस समय की बात है जब सांप की टांगे होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि होती थी। तो जब वो बिलों में जाते थे तो वो टांगे उसके लिए क्या करती थी, प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने रेंगने के लिए, झाड़ियों से निकलने के लिए टांगों का यूज करना बंद कर दिया। अब जब टांगों का यूज करना उन्होंने बंद कर दिया और धीरे धीरे उनकी जो क्या कहना चाहिए, जो टांगे थी वो छोटी होती चली गई और बाद के जो आज के हम स्नेक देखते हैं उनमें उसमें लेग्स नहीं है, टांगे नहीं है। तो ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हो गया कि हम कह रहे हैं पहले स्नेक ऐसा नहीं था। पहले स्नेक और अब के स्नेक में धीरे धीरे करके जो भी उसने कैरेक्टर्स एक्वायर्ड किए,
अब क्या है, बॉडी बहुत ज्यादा सिलिंड्रिकल हो गई, बहुत ज्यादा लंबी हो गई और उसमें लेग्स नहीं रहे। तो ये वन डे कैरेक्टर एक्वायर्ड तो थे नहीं, इसको एक्वायर्ड करने में 1000 ईयर्स टाइम लगा। तो वो जो एक लंबी प्रक्रिया थी और आज का जो स्नेक है वो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तो लेमार्क ने इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से जो ये अपना सिद्धांत है उसे सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। अब अगली बात आती है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट आता है तो उसके साथ साथ उसकी आलोचनाएं भी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब यहाँ पर इन्होंने अपना जो भी थीसिस थी, जो भी अपना सिद्धांत था वो रखा, तो साथ ही साथ उसको क्रिटिसाइज करने वाले साइंटिस्ट भी सामने आ गए। उन्होंने कहा ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि हमने किसी अंग का यूज किया या किसी अंग को यूज नहीं किया, कि कोई अंग बहुत ज्यादा अपीयर हो गया और कोई डिसअपीयर हो गया। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके अगेंस्ट अपनी थ्योरीज को या अपने तर्कों को रखा। जैसे पहला तर्क जो ये कहा गया, जो आलोचना की गई, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उन्होंने ये कहा कि कोई सिंगर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है और मान लीजिए उनकी कई पीढ़ियां यही काम कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी उनकी नई संतति बनेगी वो बिना किसी ट्रेनिंग के उसी निपुणता से उस प्रोफेशन को ऑप्ट कर लेगी। ठीक है, अगर ये तर्क था कि अगर कोई गायक है तो उसके बच्चे को भी गायक होना चाहिए, कोई पहलवान है तो उसका बच्चा यदि पहलवान नहीं भी होता है तो उसकी मांसपेशियां जो पहलवान है, रेसलर्स हैं, उनके तरीके से मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। तो एक तर्क इस संदर्भ में ये दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि जैसे हम इंडिया के रेफरेंस की बात करते हैं, इंडिया में मतलब शुरुआती दौर से ही महिलाएं हैं, उनके नाक और कान छेदे जाते रहे हैं। ठीक है, कुछ एरा ऐसे भी थे जब पुरुषों के साथ भी कान छेदने जैसी प्रक्रियाएं होती थी, लेकिन लेडीज के साथ ये कॉमन रहा है कि शुरू से ही क्या हुआ, महिलाओं के साथ नाक और कान छेदे जाते रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी गर्ल का जन्म हुआ हो और उसके जन्म से ही नाक और कान छेदे हुए हों। तो ये इस बात को झुटलाने का दूसरा तर्क था कि कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड किया जाता है तो नेक्स्ट जेनरेशन में ऑटोमेटिक चला जाता है और धीरे धीरे करके वो इनहेरिटेंस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन इसमें कहा गया, जो कि बीजमैन ने एक्सपेरिमेंट दिया था। हालांकि बीजमैन और जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क जो थे, इन दोनों का एक दूसरे से आंकड़ा सही नहीं था, यानी कि कहना चाहिए बीजमैन लेमार्क के सबसे बड़े आलोचक थे। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, चूहों पर प्रयोग किया। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट इनका रहा है। इन्होंने किया कि अगर ऐसा होता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर बाद में इनहेरिटेंस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, चूहों को लिया, चूहों की पूंछ काटी, उनके बीच में मेटिंग कराई और फिर क्या काम किया, नई संतति तैयार की। फिर वही प्रक्रिया की, चूहों की पूंछ काटी और कटी पूंछ वाले चूहों से मेटिंग कराई, फिर नई संतति प्राप्त की। यही प्रक्रिया उन्होंने कुछ बुक्स में लिखा है कि 40 जो जेनरेशन थे तब तक फॉलो की, और कुछ बुक्स में लिखा है कि वो 22 जेनरेशन तक उन्होंने फॉलो की। लेकिन इतना तो निश्चित है कि उन्होंने मल्टीपल ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। फाइनली जब उनका जो भी लास्ट उनको लगा कि अब मुझे समाप्त करना चाहिए, बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट हो गए, उन्होंने देखा कि जो नए चूहे बनते हैं उन चूहों की पूंछ उतनी ही लंबी थी जितनी की पूर्वज चूहे की रही थी काटने से पहले। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये कैरेक्टर एक्वायर्ड हो जाते और इनहेरिटेंस कैरेक्टर में चले जाते, और तो चूहों को बिना पूंछ वाला होना चाहिए था। ये चीज उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। तो बीजमैन के साथ एक चीज और यहाँ पर जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो एक और चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, अगर वो सोमेटिक सेल में होते हैं तो अगली पीढ़ी में वो इनहेरिटेंस नहीं होता उनका। ठीक है, अगर सोमेटिक सेल में होते हैं तो बीजमैन ने ये बताया। उन्होंने ये कहा लेकिन अगर यही एक्वायर्ड कैरेक्टर जर्म सेल में होते हैं तो यही कैरेक्टर फिर क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर बन जाते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर बन जाते हैं। कब, अगर ये कैरेक्टर जर्म सेल में होंगे। अगर सोमेटिक सेल में होंगे तो इनहेरिटेंस कैरेक्टर में नहीं जाएंगे। जब ये सारा प्रयोग होने लगा उसके बाद कुछ नए वैज्ञानिक आए। उन नए वैज्ञानिकों ने जो लेमार्क की थियरी थी उस थियरी को सपोर्ट करने के लिए
अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए। अब जो नए वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके संदर्भ में अपने प्रयोग किए और लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट किया, तो उन नए वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांत को नाम दिया गया नियो लेमार्किज्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है, नव लेमार्कवाद क्या है? जो बाद के वैज्ञानिक थे, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद ये बताया कि जो लेमार्क के सिद्धांत हैं या जो लेमार्क की जो थ्योरी है वो लेमार्क की थ्योरी क्या है, कहीं ना कहीं काम करती है, और उन्होंने उसी के बेस पर उनके एक्सपेरिमेंट्स को, उनकी थीसिस को या उनके जो भी थ्योरी है उसको सही माना। सबसे पहले इसमें नाम आता है समनर का। समनर ने क्या काम किया, व्हाइट रैट पर प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, सफेद चूहों पर। सफेद चूहों पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन सफेद चूहों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रखा, तो जिससे इनके शरीर, इनकी पिछली टांगे, कान और पूंछ क्या हुई, लंबी हो गई। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा, तो वो क्या हो गई, कान, पूंछ, ये सब क्या हो गए, लंबी हो गए। फिर उन्होंने देखा, जब ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया, उन्होंने देखा कि ये जो लंबे वाले कैरेक्टर थे, जैसे पूंछ का लंबा हो जाना था, कान का लंबा हो जाना था, यही कैरेक्टर कहाँ गए, अगली संतान में गए, यानी कि ऑफ स्प्रिंग में गए। तो ये कैरेक्टर क्या थे, एक्वायर्ड थे, क्योंकि सफेद चूहे जो होते हैं पूंछ छोटी होती है। बाद में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते चले गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये धीरे धीरे करके कैसे कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, इनहेरिटेंस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और देखा गया कि जो संतति मिली थी वो संतति में लंबी पूंछ और बड़े कान वाले चूहे मिले। क्रम को आगे बढ़ाया और सालमेंडर ने प्रयोग किए थे कैमरन ने सालमेंडर को दो तरीके के वातावरण में रखा, एक काले वातावरण और पीले वातावरण में। जब सालमेंडर को कैमरन ने पीले वातावरण में रखा तो उसने देखा कि उसके शरीर के पीले धब्बे जो हैं वो फैल गए हैं, यानी कि बड़े हो गए हैं। सेम ऐसा ही जब काले वातावरण में रखा तो देखा कि शरीर के काले धब्बे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पीले वातावरण में रखने पर देखा गया कि उसके शरीर के जो पीले धब्बे होते हैं वो पीले धब्बे बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उस वातावरण का उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पीले वातावरण में उसी तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जो ये एक्सपेरिमेंट था कैमरन का, नोबेल साइंटिस्ट जो थे वो उसको देखने आए और उन्होंने कहा कि लग रहा है जो कैमरन ने सालमेंडर की जो त्वचा है उसके नीचे पीले रंग को मतलब इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कि वो पीला रंग फैल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट जिन्होंने कैमरन ने किया था, ये बात सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और वो इतने ज्यादा क्षुब्ध हुए कि उन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया। इधर नंबर आता है, एक और नाम लेंगे जिसमें नाम आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया कि एक हर्डल तैयार किया था व्हाइट रैट पर। ठीक है, व्हाइट रैट के लिए हर्डल तैयार किया, यानी कि एक बाधा तैयार की, पानी में से कुछ रास्ता बनाया और उन्हें एक गंतव्य तक जाना था, डेस्टिनेशन तक जाना था। अब चूहों के लिए वो रास्ता बनाया, शुरुआती जो चूहे वहां से निकले बहुत ज्यादा उन्होंने मिस्टेक की। नेक्स्ट जेनरेशन तक आते आते उन्होंने देखा कि जो उसके ऑफ स्प्रिंग थे या उसकी जो नई पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने वो गलतियां कम की जो शुरुआती पीढ़ियों ने गलतियां की थी। जैसे हर्डल थे तो जाहिर सी बात है उससे निकलने के लिए कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, तभी सही रास्ता चुना होगा। लेकिन उन्होंने देखा जो नई संततियां थी, जो नई जेनरेशन थी, नए चूहे थे, उन्होंने गलतियां कंपैरेटिवली कम की। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है उन्होंने वो चीज सीख ली थी, उपार्जित कर ली थी, एक्वायर्ड कर ली थी, क्योंकि वो उनके पूर्वजों ने जो हर्डल थे वहां से एक लर्निंग धीरे 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 करके नेक्स्ट जेनरेशन तक आते चले गए। तो ये तो था फिलहाल हमारा लेमार्क से संबंधित आज का टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चन थे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उन्हें बोल दे रही हूँ क्या प्रश्न थे कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेमार्किज्म। पहला प्रश्न ये जो मेडिकल एग्जाम में आया हुआ था,
दूसरा था जो मैं बुक से रिलेटेड बोल रही थी, वो ये था बुक फिलोसफी जूलॉजिक पब्लिश्ड इन द ईयर 1809 वॉज रिटन बाई। ठीक, बुक फिलोसफी जूलॉजी पब्लिश्ड इन द ईयर 1809 वॉज रिटन बाई। ओके, नाउ नेक्स्ट था स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, व्हाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इससे संबंधित थे। और एक प्रश्न जो आता है कि लेमार्क ने किस पर अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, जिराफ की गर्दन से संबंधित प्रयोग किस वैज्ञानिक से संबंधित थे, ये प्रश्न भी मुझे मिला है, ये इसमें ऐड करना मैं भूल गई। तो लेमार्क ने जिराफ की गर्दन से संबंधित प्रयोग दिए थे। और जो उपार्जित लक्षण वाला है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये जरूर याद रखिएगा, थियरी का नाम आता है और इस थियरी के नाम में पूछा जाता है कि ये थियरी किसने दी। यानी कि जब जैव विकास की हम बात करेंगे, जब इवोल्यूशन थियरीज की हम बात करेंगे, तो उसमें ये थियरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी रखती है। तो थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और अदर वे से मीन्स एक्वायर्ड कैरेक्टर रिलेटेड जो थियरी थी वो किसने दी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। इन्फोनी कॉर्नर आप देखते रहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ही है। आपको अगर टॉपिक्स, विषय या टीचिंग मेथड ठीक लगता है, आपको कंटेंट इजीली समझ में आ जाता है, तो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।